हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा एक्सप्रेस। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा एक्सप्रेस पर। आज हम लोग टीईटी सामाजिक विज्ञान 2013 के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे व्याख्या के साथ, जिसका एग्ज़ाम 16/6/2016 को हुआ था। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2016 का पेपर सॉल्व किया था व्याख्या के साथ। व्याख्या के साथ प्रश्न पत्रों को हल करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन उसका बेनिफिट फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन की जब व्याख्या रहते हैं उसमें तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन और बनते रहते हैं, उसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। तो व्याख्या के साथ टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत ही यूजफुल और बेनिफिट होता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2013 के सामाजिक विज्ञान पेपर को सॉल्व करेंगे, इतिहास और भूगोल को। तो आइए हम लोग देखते हैं। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी 2016 वाली जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि जानते हैं इसमें 3 पार्ट होता है। पहले पार्ट में होता है एक क्वेश्चन, ठीक, जिसमें एक क्वेश्चन होता है ABCD। इनमें से एक क्वेश्चन आप सभी को करना होता है, ठीक। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और चुनकर उसमें से 2 सब्जेक्ट चुनकर आप पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। नंबर 1, क्वेश्चन 1 का ए, मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर होगा वस्तु की लागत। व्याख्या हम लोग देख लेंगे। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत, व्यक्ति की आय, लोगों के पास संपत्ति का वितरण तथा अन्य वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत आदि निर्धारित करती है। परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। ऐसी वस्तुओं को गिफन वस्तु कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 1 का बी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 1 का हम लोग बी देखेंगे। वोट देने का अधिकार है एक विधिक अधिकार है, ठीक। वोट देने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। भारत सरकार द्वारा वोट देने का अधिकार एक विधि सरकार है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है जो वह उसे वोट देने का अधिकार है। फिर 1 का ही सी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा अपदलन, ठीक। तो व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी शुष्क क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों में ताप तथा वायु के प्रभाव से चट्टानों की परतों में संकेंद्रीय परत का क्षैतिज रूप में परतों का अलगाव होता है, जिसे परत का उजड़ना या अपक्षरण कहा जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 1 का ही डी। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा मोहनजोदाड़ो के पशुपति मोहर पर अंकित है। इसका राइट आंसर होगा बाघ, गैंडा, भैंस, हाथी, ठीक। बाघ, गैंडा, भैंस, हाथी। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पद्मासन मुद्रा में आसीन योगी तथा इनके चारों ओर चिता यानी व्याघ्र, जिसको चिता, गैंडा, भैंसा आदि हाथी विराजमान है, ठीक। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है। इसकी व्याख्या या खोज सर्वप्रथम राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी, ठीक। ये 4 क्वेश्चन हो गए, इनमें से आपको एक करना रहता है। फिर आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में हम लोग ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है, ठीक। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में पाए जाने वाली जलवायु को भूमध्य रेखीय जलवायु कहा जाता है। इस जलवायु के अंतर्गत अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, पूर्वी द्वीप, इंडोनेशियाई द्वीप आदि आते हैं। इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक तापक्रम जो है 27 अंश सेल्सियस तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2 के बाद 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा क्यूबा को, ठीक।
क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। वर्ष 1960 तक क्यूबा चीन का सर्वाधिक उत्पादक एवं निर्यातक देश था, जिसके कारण यह विश्व में चीनी के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध था। परंतु वर्तमान समय में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील। पहले ये था क्यूबा, लेकिन अब वर्तमान समय ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, टीजीटी सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी? इसका राइट आंसर होगा H.H. बैरोज। ठीक, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा H.H. बैरोज ने दी थी। मानव पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग एलन वैस्लो रिचर्ड ने अपनी पुस्तक स्टेशनेशन इन डेली लाइफ में किया हुआ है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इसकी व्याख्या है, पृथ्वी पर 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर में स्थल खंडों को विगलन से एवं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई है। ठीक, सौर मंडल के किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है। ठीक, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 28 उपग्रह थे, परंतु नासा ने नवीन शोधों से इसके पास कुल 79 ग्रह होने का प्रमाण मिला है। बृहस्पति और इसके उपग्रह चिलिका, लघु और स्वतंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। निम्नलिखित देशों में से किसकी स्तर सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? ठीक, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में बांग्लादेश होगा राइट आंसर। ठीक, और हम लोग सभी देशों के स्तर सीमा भारत के साथ देख लेते हैं। चीन की स्तर सीमा भारत से जो है 3488.0 ये किलोमीटर में है। ठीक, बंगाल जो है बांग्लादेश है 4096.7 किलोमीटर, यही सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पाकिस्तान 3323.0 किलोमीटर है। नेपाल 1751.0 किलोमीटर है। अफगानिस्तान 106.0 किलोमीटर है। म्यांमार 1643.0 किलोमीटर है। भूटान जो है 699.0 किलोमीटर है। स्रोत ये जो है 2010 और 11 के अनुसार है, गृह मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक, अब इसमें देखिए जैसा कि दिखाया होगा, लंबाई के अनुसार जो है इसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की है। ठीक, बांग्लादेश के बाद जो है चीन की है, चीन के बाद पाकिस्तान की है। ठीक, ये स्तर सीमा से इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रूस हीरा उत्पादन के लिए जानता है, मैक्सिको चांदी के उत्पादन के जाते हैं, और बोलीविया जो है टिन उत्पादन किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा के लिए जाना जाता है। ठीक, पंपास तथा स्टेपेज है। क्वेश्चन नंबर 9, पंपास तथा स्टेपेज है, यह मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है। ठीक, पंपास तथा स्टेपेज मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है। ठीक, पंपास के विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा पेरू का विस्तृत उत्तरी अमेरिका अर्जेंटीना द्वीप में है। दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स भी प्रसिद्ध घास मैदान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? इसका राइट आंसर होगा नील। नील नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। नदियाँ अपने मुहाने पर जो जलोढ़ निक्षेप जमा करती हैं और जिस आकृति का निर्माण करती हैं उसे डेल्टा कहते हैं। नील नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नील नदी किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है? चापाकार। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा
दो, ब्राज़ील के सांटोस को कहवा बंदरगाह कहा जाता है। ब्राज़ील संपूर्ण विश्व का 50% कहवा उत्पादित करता है। ब्राज़ील को कहवा का बागान ब्राज़ील में कहवा के बागान को फजेडा कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसके कारण ज्वार भाटा आता है। ठीक, व्याख्या देख लेंगे। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी के उत्प्लावनशीलता बल ज्वार भाटा घटना के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे और 5 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है, जो कि दिन भर में 24 घंटे में 2 बार आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका रॉन्ग आंसर होगा नु नाटक भूमिगत जल, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। सुमेलित हम देख लेते हैं। ठीक, यारडांग वायु, ठीक, यारडांग वायु और ज्वरंदखामुखी हिमानी और लटकती घाटी नदी और नु नाटक हिमानी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सी धारा नहीं है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। कौन सी ठंडी धारा नहीं है, जो लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, गल्फ स्ट्रीम, इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। ठीक, देखो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, कनारी ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम जो है उष्ण मतलब गर्मी वाली है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत मिलान है, बाकी कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। इन चारों में से पीली क्रांति ये इस्पात उत्पादन के लिए नहीं जानती है, ये गलत है। ठीक, पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक, राइट है। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए, ये भी सही है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, ये भी सही है। पीली क्रांति इस्पात के लिए, ये गलत है। पीली क्रांति होगा तिलहन उत्पादन के लिए। व्याख्या भी देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, चिनुक है क्या है, स्थानीय हवा है, अस्थायी हवा है, सनातनी हवा है, महासागरी धारा है। इसका राइट आंसर होगा स्थानीय हवा है। चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में कोलोराडो से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कोड से। ठीक, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। ठीक, व्याख्या में दिया हुआ है, बुशमैन नीबिया से संबंधित है, पिग्मी जायरे से संबंधित है, एक्सकिमो अलास्का से है, गोंड भारत से। ये क्या है, जनजातियां हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसकी। यूनेस्को ने वैश्विक बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में भारत में निम्न स्थलों को सम्मिलित किया है। ठीक, यूनेस्को वैश्विक बायोस्फीयर रिजर्व और वर्ष किस वर्ष में किया गया है, ये भी जान लीजिए। पूछ सकता है, जैसे इसने पूछा है वैश्विक विरासत किसे नहीं मानता है, लेकिन इसने पूरे सुंदरवन को किस सन में वैश्विक विरासत घोषित किया जाता है। इसलिए व्याख्या पढ़ने से बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक, मन्नार की खाड़ी को 2000 वर्ष में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नीलगिरी को 2001 में, सुंदरवन को 2001 में, नंदा देवी को 2004 में, और नोकरेक को 2009 में, पंचमढ़ी को 2009 में, और सिम्पलीपाल को 2009 में,
और अचान कमार अमरकंटक 2012 में, ग्रेट निकोबार को 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा पर दो बार पार करती है? इसका राइट आंसर होगा कांगो। ये भूमध्य रेखा पर 2 बार पार करती है। ठीक, कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा पर 2 बार पार करती है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। अफ्रीका के कांगो यानी जायरे देश में प्रवाहित होने वाली कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है और जायरे जो है अफ्रीका कांगो जो है ये भूमध्य को 2 बार काटती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है? प्रछाया कहलाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रछाया कहलाता है। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है उसे कोरोना यानी किरीट कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21। हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। झीलों का शहर या झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा 4 व्यवहारवाद इमैनुअल कांट। ठीक, ये गलत है। इसके व्यवहारवाद के जो जनक थे जॉन लॉक थे। ठीक, अब देख लीजिए इसका व्याख्या देते हैं। पेज संकल्पना वाइडल डी ला ब्लास, रुको और जाओ, निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर और लिस्बन साहब के फ्रेडरिक रैटचल और व्यवहारवाद के जॉन लॉक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। ठीक, व्याख्या इसके दो हम लोग देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। इस घास मैदान का विस्तार दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना तथा उसके देशों में है। दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स भी समशीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है? जिसमें कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 बागवानी कृषि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे। मानसून है, मानसून क्या है? मानसून मौसमी हवाएं हैं। मानसून वस्तुतः मौसमी हवाएं हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मावासिम से हुआ है जिसका अर्थ मौसम होता है। इस शब्द का प्रयोग अरब देश के नाविकों द्वारा अरब सागर में प्रवाहित होने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता था जिनकी दिशा मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती थी। मानसूनी हवाएं भारत में वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? मतलब 4 ऑप्शन दिए उसमें से 3 गलत है, 1 सही है। इसका राइट आंसर होगा 3 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल। ठीक, पृथ्वी को घेरी हुई जिन स्थानों में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है जिनका ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे से ऊपर में निम्न क्रम क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर तापमंडल आता है, फिर वायुमंडल आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कोट्स का सही प्रयोग कीजिए। भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है अत्यधिक वर्षा से, निर्वाणीकरण से, अत्यधिक कृषि से और अत्यधिक चराई से। तो इसका राइट आंसर होगा निर्वाणीकरण से होगा और अत्यधिक चराई से। भारत में अपरदन का एक प्रमुख समस्या है। इनके लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी माना जाता है। वनों का कटाव, अत्यधिक पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, झूम कृषि और पक्की संरचना का विस्तार आदि। पक्की संरचना मतलब जानते हैं, पेड़ों को काट कर घर बनाया जा रहा है, ऐसे कहते हैं पक्की संरचना। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। ठीक, 27 के बाद 28। GIS किसका लघु रूप है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 28। GIS किसका लघु रूप है? इसका राइट आंसर होगा ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिक। इसका राइट आंसर होगा 3 GI। देखिए इसका व्याख्या जो है GIS का पूर्ण ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS या भौगोलिक सूचना प्रणाली पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक स्थिति के लिए डाटा का संग्रह, विश्लेषण और पूर्व अवकलन करता है। यह एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29। बुशमैन निवासी हैं कहाँ के हैं? कालाहारी मरुस्थल के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर होगा ताप्ती। ठीक, इसकी व्याख्या देख लें, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखे होंगे। ताप्ती नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित सतपुड़ा श्रेणी से होता है। यह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है ताप्ती। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। कोयला और खनिज किस प्रकार के चट्टानों कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी में पाए जाते हैं। ठीक, एंडीज पर्वत उदाहरण है, यह एक बलित पर्वत है। ठीक, एंडीज पर्वत बलित पर्वत का एक उदाहरण है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों में बलन या मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे बलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। हिमालय, अल्पास, एंडीज, रॉकी, यूरार और अल्पसियन आदि विश्व के प्रमुख बलित पर्वत हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 33। कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्ति आकार के रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा झीलों के किनारे गांव का विकास। झीलों के किनारे गांव का विकास, ये बस्तियां जो है वृत्ति आकार के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? न्यूयॉर्क, कोलन, विनिपेग, पनामा। इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। उत्तरी अंटार्कटिक जलमार्ग के पश्चिम मुहाने पर हडसन नदी के तट पर स्थित न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। न्यूयॉर्क अमेरिका बड़ा और प्रमुख नगर है। न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। यह संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय भी है। ठीक, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? इसमें दिया हुआ उच्च जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। जनसंख्या संक्रमण के द्वितीय अवस्था में जब जन्म दर उच्च बनी रहती है परंतु मृत्यु दर में गिरावट आती है। जन्म दर उच्च बनी रहती है और मृत्यु दर में गिरावट आती है। यह स्थिति जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न करती है। W.S. थॉमस तथा नेटो-स्टीन ने जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 36। भारत को निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर स्थित है?
इसका राइट आंसर होगा पारादीप। उड़ीसा तट पर पारादीप बंदरगाह है। यह उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्या दिया हुआ है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो इसका हम लोग बता देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है वन दिवस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं, ये दिया हुआ है विश्व व्याख्या में यही दिया हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व वन दिवस 20 मार्च को। ठीक, उसके बाद 2 और हैं आ गए यहाँ पर। विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ठीक, सारगैसा सागर स्थित है। सारगैसा सागर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिक महासागर में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 39। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है मैग्मा। भूमि के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। प्रमुख कारक कौन सा है जो पृथ्वी में संतुलन बनाए रखते हैं? इसका कारण है पर्यावरणीय दशाएं, जो पृथ्वी में संतुलन बनाए रखती हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर होगा पेरू। ठीक, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित देश पेरू सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला देश है। वर्तमान में चीन विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 42। किस द्वीप समूह को एस्किमो संबंधित है? किस द्वीप समूह एस्किमो से संबंधित है? एस्किमो क्या है? एक जनजाति होती है। ठीक, उसका राइट आंसर होगा मंगोलियाड। ठीक, एस्किमो जनजाति मंगोलियाड प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है। रेड इंडियंस पश्चिमी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक, और याकूत जो है साइबेरिया आदि में पाए जाते हैं। ये क्या है? जनजाति है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 43। एलिनो क्या है? इसका राइट आंसर होगा पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा। ठीक, इसकी व्याख्या भी कर देता हूँ मैं। एलिनो पेरू की पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। इसके परिणामस्वरूप मानसूनी हवाएं कमजोर तथा भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब से मैं काम कर रहा हूँ, व्याख्या में उन्हीं प्रश्नों कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टि से भी और वैसे भी इम्पोर्टेंट। मैं उन प्रश्नों की व्याख्या कर दूंगा जिससे उसमें अगर 1-2 और क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं तो फ़ायदा रहेगा। सब प्रश्नों की व्याख्या करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। ठीक, ग्रेनाइट कायांतरित चट्टान नहीं है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा रेड जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। रेड जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने जीव विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिक भूगोल, राजनीतिक व मानव भूगोल पर अपने ग्रंथ व लेखों की रचना की है। एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी प्रमुख रचना है। मानव भूगोल पृथ्वी की सतह और मानव समुदायों के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत
किससे संबंधित है? महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से। ठीक, इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं, ये भी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। वेगनर ने अपने सिद्धांत में पैंजिया तथा पैथालास की कल्पना की तथा उन्होंने बताया कि पैंजिया के विखंडन से महाद्वीप और महासागरों में वर्तमान रूप से विकास हुआ है। यह क्वेश्चन 2016 में भी आया था। देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है, मैं बताना भूल गया। कई क्वेश्चन हैं 2016 के पेपर में भी आए हुए हैं, ये 2013 का पेपर है। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है मकर रेखा पर। ठीक, इसका राइट आंसर होगा मकर रेखा पर। व्याख्या कर लेते हैं। पूरे पृथ्वी पर सूर्य 2 बार लंबवत चमकता है, एक बार 21 जून को कर्क रेखा पर, दूसरी बार मकर रेखा पर। इनका प्रमुख कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य की दीर्घ वृत्तीय पथ पर परिक्रमा तथा पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 49। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 49। ठीक, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? अब बताइए। इसका राइट आंसर है 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 1.3 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर भ्रमण करती है। ठीक है, चंद्रमा का और सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकेंड 0.6 समय लगता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा एरिस्टोफेनीज। ठीक, यह एक गणितीय और खगोलशास्त्री वैज्ञानिक थे जिन्होंने भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक, इनकी एक पुस्तक है, इसका नाम है ज्योग्राफी शब्द पृथ्वी के लिए इन्होंने ही प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय प्रायद्वीप के केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 52। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? इसका राइट आंसर होगा वन नवीनीकरण संसाधन है, जबकि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस अनवीनीकरण साधन, मतलब पुराने साधन है, और ये वन जो है नया साधन है। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखेंगे। भारत में गन्ने के उत्पादन को घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम बताइए। इसका राइट आंसर होगा, घटते क्रम में बताना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर आंध्रा। ठीक, भारत में गन्ने में शीर्ष उत्पादक राज्य जो हैं और वही क्रम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। गन्ना भारत की एक प्रमुख नकदी फसल है। भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ठीक, ये जानते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52। ए प्रोगाल टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी या किसकी है पुस्तक ये? इसका राइट आंसर होगा विल्बर जोरोस्की की है। ठीक, ये कब लिखी थी? 1966 में लिखा था। ठीक है, में जनसंख्या भूगोल को परिभाषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पिटवर्ग कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। ठीक, यहाँ पर लौह संबंधित लोहे के अधिक व्यापार होते हैं, कारखाने हैं। ठीक, टाटा स्टील प्लांट भी यहीं पर है। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध जमशेदपुर भारत को पिटवर्ग कहा जाता है। जमशेदपुर में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में की थी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी है
इसका राइट आंसर होगा सतलज। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सहत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाते हैं। और कथन आठ, जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को दूरी करती है। इसका राइट आंसर होगा ए। पी और आर दोनों सत्य हैं, आर पी की सही व्याख्या भी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 58। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर होगा खासी पहाड़ी। मेघालय में स्थित खासी पहाड़ी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। इस पहाड़ी क्षेत्र में मानसरोवर विश्व का आर्द्रतम स्थल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62। वह कौन सा द्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ग्रेट विक्टोरिया तथा ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 था ये। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 60। कांचीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आसाम में। ठीक, व्याख्या। कांचीरंगा नेशनल पार्क आसाम में स्थित है। अन्य राज्यों में स्थित है। उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ठीक, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क है। राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ठीक, विश्व में क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग पढ़ेंगे। विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादन देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है, जबकि उत्तम कोटि के कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान के बाद सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व का चौथा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। इसका राइट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर पैमाना भूकंप के तरंगों को मापने का एक गणितीय पैमाना है। रिएक्टर पैमाने का विकास कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स रिएक्टर और बेनो गुडबर्न ने 1935 में किया था। और इसका लास्ट क्वेश्चन है भूगोल का 63, भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार। इसका राइट आंसर होगा 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण तक। दोनों गोलार्धों पर भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तर तथा 10 अंश दक्षिण में भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार है। वर्ष भर तीव्र तापमान, तीव्र वर्षा इस श्रेणी की प्रमुख विशेषता है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, तो ये था 2013 का सामाजिक विज्ञान के भूगोल के 62 क्वेश्चन थे। ठीक, 62 क्वेश्चन। तो हम लोग दोस्तों यहाँ से अब सामाजिक विज्ञान 2013 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है इतिहास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, नंबर 2, सर्व कर किस पर लागू होता है? मुसलमानों पर, विदेशी व्यापार पर, औद्योगिक विकास पर या जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए? इसका राइट आंसर होगा जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए। सर्व या हके सर्व एक प्रकार की सिंचाई कर था जिसे राज्य द्वारा जल आपूर्ति बनाए रखने पर वसूल किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य में सिंचाई की व्यवस्था का विस्तार करने हेतु यमुना नगर से राजवाही एवं सतलज नदी से उलूगरखनी नहर तक निर्माण करवाया था। इसके बदले में सल्तनत काल में सर्वप्रथम सिंचाई कर या हके सर्व लगाया गया था। हके सर्व कर कुल का उत्पादन का 1/10 भाग था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेष से अशोक की पाषाण का उत्कृष्ट प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा कनगल हली।
कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में चितलपुर तालुका में स्थित कनगलहली नामक स्थान से प्राप्त स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उत्कीर्णित प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1990 में की गई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामिक नहीं हो सकता? इसका राइट आंसर है जलालुद्दीन तुगलक। जलालुद्दीन तुगलक ने कहा था ऐसा। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को हराकर दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने राजतत्व सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए और इस दृष्टि से राज्य वास्तव में एक पूर्ण इस्लामिक राज्य हो नहीं सकता। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? खजुराहो में है। ठीक। प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल धरोहर स्थल खजुराहो को चतुष्पाद शिव प्रतिमा प्राप्त हुई है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो में मंदिर समूहों के निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक। खजुराहो को। क्वेश्चन नंबर 6। वह कौन सा ग्रंथ है इसमें बुद्ध के कुशीनारा की अंतिम यात्रा का वर्णन है? इसका राइट आंसर होगा महापरिनिर्वाण सूत्र। बौद्ध ग्रंथ के महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की कुशीनारा की अंतिम यात्रा का विवरण है। सूत पिटक बौद्ध साहित्य के भाग त्रिपिटक एक पिटक है। इस पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित तथा उपदेशों का संग्रह किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 7। निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है? ठीक। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 3। इसका राइट आंसर होगा 3। जनरल सर जॉन लॉरेंस ने चतुराई पूर्वक निष्क्रियता की नीति को अपनाया था। 1860 के दशक में अफगानिस्तान में चल रहे आंतरिक गतिरोध के हानिकारक प्रभाव से भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने हेतु तत्कालीन गवर्नर जनरल सर लॉरेंस ने चतुराई पूर्वक निष्क्रियता की नीति अपनाया। ठीक। प्रथम अफगान युद्ध की क्षति एवं पूर्ण में हुई नीतिगत गलतियों को देखते हुए लॉरेंस ने स्वयं को अफगानिस्तान के मामले से पृथक कर लिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? इसका राइट आंसर है मदुरई में। ठीक। मदुरई। दक्षिण भारत में पल्लव शासकों द्वारा पहाड़ों को काटकर एकाश्मी मंदिरों का निर्माण किया गया जिन्हें रथ कहा जाता है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इसमें इंद्र, शिवाजी, दुर्गा, पार्वती, अर्धनारीश्वर, गंगा अवतरण, ब्रह्म स्कंद आदि का चित्रण किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। महावीर। क्वेश्चन नंबर 9। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? इसका राइट आंसर होगा अर्ध मगधी में दिया था। महावीर स्वामी अर्ध मगधी भाषा में अपने प्रवचन को दिया था। भगवान महावीर जैन को 24वें तीर्थंकर थे। जैन साहित्य को आगम की संख्या दी जाती है। इसकी रचना अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत भाषा में की गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इसका राइट आंसर है इब्राहिम खान गर्दी। ठीक। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखानों का प्रमुख इब्राहिम खान गर्दी था। इसकी मृत्यु युद्ध स्थल पर हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। इसमें मराठों की पराजय हुई थी और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11।
आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है बम्बई में। ठीक, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी। आर्य समाज एक हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन था जो पश्चात प्रभाव से भारतीय प्राचीन संस्कृति की रक्षा हेतु चलाया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई, जो आर्य समाज के प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। ठीक, मोहम्मद मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहादी का नारा मौलवी अहमद उल्लाह ने दिया था। मौलवी अहमद उल्लाह ने फैजाबाद, ठीक, मौलवी अहमद उल्लाह ने फैजाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने इन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग शायद नहीं जानते कि मैं कहाँ से हूँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बगैर ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यह अध्यादेश आधिकारिक रूप से 6 माह तक लागू हो सकते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से प्रथम बार भारतीयों को सीमित स्तर पर विधि निर्माण में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दान दी थी। प्रभावती गुप्त ने। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। पूना के ताम्रपत्र अभिलेख में इसके द्वारा भूमि अनुदान देने का उल्लेख प्राप्त हुआ है। पूना ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंशावली की जानकारी भी प्राप्त होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, जवाबित क्या है? जवाबित राज्य कानून था। यह था राज्य कानून। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं। जवाबित राज्य कानून था। जवाबित राज्य कानून थे मुसलमान शासकों द्वारा देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जिन राजकीय कानूनों का निर्माण किया गया उन्हें जवाबित कहा गया। बदायूनी के अनुसार अकबर के शासन का आधार शरीयत के साथ साथ जवाबती कानून भी था। जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस ने किया था। ठीक, जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा किया गया था। रामकृष्ण परमहंस एक संत आध्यात्मिक गुरु विचारक थे। अपनी साधना के फलस्वरूप इस बात से भिन्न हुए कि संसार के सभी धर्म सत्य हैं, उनमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। सभी धर्म ईश्वर तक पहुँचने के मात्र भिन्न भिन्न साधन एवं मार्ग हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जिल्लाह जो राजअधिकारी संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित था? यह बलबन से संबंधित था। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद प्रतिष्ठा को पुनर्भाषित करने हेतु राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी निमायत खुदाई तथा ईश्वर की प्रतिछाया जिल्ले इलाही होता है।
अतः इस उसके आदेशों का उल्लंघन ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन माना जाता था। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अशरफ सिलफ के वंश का वंशज मानता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1839 में त्रिपुरी अधिवेशन में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 19। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी डे ने। अंग्रेजी अधिकारी फ्रांसीसी डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। यहीं पर अंग्रेज ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की, जो आगे चलकर कोरोमंडल तट पर अंग्रेज का मुख्यालय बना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा स्वामी शिवदयाल सिंह ने। स्वामी शिवदयाल सिंह ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। 1861 में आगरा के राजा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल खत्री द्वारा की गई थी। इसके अनुसार राधा का अर्थ सूरत और स्वामी का अर्थ है यदि शब्द या यदि ठीक अर्थ है आदि, शब्द या मालिक है। इस प्रकार राधा स्वामी का अर्थ सूरत का आदि शब्द या मालिक में मिल जाना। शिवदयाल स्वामी ने सार वचन पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। तुर्कनाय चिल्हन गनी का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा फुतुह अल सलातिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 2 भगवत। ठीक, भगवत गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र में सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी के नाम से जाना जाता है, जबकि भगवत गीता इसे भिन्न मानता है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तत्कालिक विवेचन है, मतलब वर्णन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। शंख लिपि के लेख निम्नलिखित में किस स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा भरहुत। ठीक, इसका राइट आंसर होगा भरहुत। मौर्य काल में निर्मित एवं शुंग काल में वितरित किए गए भरहुत के स्तूप में शंख लिपि के अवलेख प्राप्त हुए हैं। इस लिपि के वर्ण शंख से मिलते जुलते रूप में कलात्मक होते हैं, इसलिए इसे शंख लिपि कहा जाता है। उदयगिरी की गुफाओं के शिलालेख पर इसी लिपि का अंकन प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट्रेक नाम से दीप रिपल्स ऑफ द इरीथियंस सी लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ सहित अन्य वैदिक यज्ञों से संपादित करने से सिद्ध होता है? प्रभोसेन प्रथम। ठीक, प्रभोसेन प्रथम। किसके विरुद्ध शाहजहां ने, क्वेश्चन नंबर 26, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर में युद्ध लड़ा था? किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर में युद्ध लड़ा था? इसका राइट आंसर होगा हरगोविंद सिंह। करतारपुर में 25 अप्रैल 1635 में मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में मुगल सेना एवं सिख गुरु गोविंद सिंह के मध्य लड़ा गया था। इनमें सिख सेना विजयी हुई थी। ठीक, 27 भागिले
की मुद्रा निम्नलिखित में से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी से। भागली की मुद्रा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई। नर्मदा घाटी में स्थित भीमबेटका के प्राचीनतम शैलाश्रय एवं चित्रकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? मदुरई था। ठीक। तमिल कवियों के तीसरे संगम का आयोजन मदुरई में किया गया। यह तमिल कवियों के सभा थी जिसमें संरक्षण पांड्या शाक्यों द्वारा किया गया था। प्रथम संगम का आयोजन मदुरा में तथा द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम यानी अलव में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, किस काल में मंदिर की वास्तुकला को सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृति आती है? इसका राइट आंसर होगा 3 गुप्त काल के। ठीक, गुप्त काल के। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग पढ़ेंगे, जाति मीमांसा का लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं भीमराव अम्बेडकर। जात मीमांसा के लेखक का नाम श्री नारायण गुरु है। ठीक, जात मीमांसा के लेखक का नाम श्री नारायण गुरु है। श्री नारायण गुरु भारत के एक महान संत एवं समाज सुधारक थे। इन्होंने दक्षिण भारत में दलितों के मंदिर में प्रवेश संबंधी आंदोलन चलाया था। श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिचालन का स्थापना की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अशोक श्री कौन शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? 12वां अवलोक। राइट आंसर होगा 12वां अभिलेख। अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया। अशोक ने अपनी नीतियों और विचारों के उल्लेख पर उत्कीर्ण करवाकर उन्हें भारत में भिन्न भिन्न भागों में स्थापित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? ये वारगल के कातिकी। ठीक, रुद्रमा देवी वारगल के कातिकी वंश की रानी थी। यह कातिकी शासक गणपति के पुत्र थी। रुद्रमा देवी 1262 से 1295 ईस्वी तक कातिकी राज्य पर शासन किया। इनके शासनकाल में मार्को पोलो ने राज्य की यात्रा की थी। मार्को पोलो आया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? इसका राइट आंसर होगा वरित पोतकाक। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु अवतार मानते हैं? चैतन्य। ठीक, इसका राइट आंसर होगा चैतन्य। वैष्णव संत चैतन्य को उनके अनुयायी विष्णु अथवा कृष्ण का अवतार मानते हैं। चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भारत का भ्रमण कर संत चैतन्य ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। साथ ही इन्होंने जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता को पर पुरजोर विरोध किया था। ठीक, पूरी तरह से विरोध किया था। बेसिन संधि 1802 में किसके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर है अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि हुई थी। ठीक, बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी 1799 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। और राजापुर घाट की संधि हुई थी 1804 अंग्रेज और होल्डकर के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द क्षेत्र का प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को भारत की यात्रा पर आया था। उसके राजदरबार में रहा। सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक को शासन क्षेत्र के हिंद या सिंध क्षेत्र के नाम उल्लिखित किया है।
क्वेश्चन नंबर 37, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर होगा जय सिंह को। उत्तरवर्ती मुगल शासक जहांदर शाह ने आमेर के सवाई जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने जय सिंह को मालवा का सूबेदार भी नियुक्त किया था। जहांदर शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को राजाधिराज की उपाधि प्रदान की थी एवं गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखेंगे, किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा नाचना कुठार। नाचना कुठार में पार्वती मंदिर की दीवारों एवं स्तंभों पर गंगा यमुना का चित्रण हुआ है। रामायण के कई दृश्यों में अलंकरण पत्थर के तख्तों पर किया गया है। नाचना कुठार से पार्वती मंदिर निर्माण गुप्त काल में हुआ है। इसका मंदिर निर्माण नागर शैली में हुआ है या मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 39, कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुसलमान फकीरों के बात करता है? इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग, चोल सम्राटों के अधीन खुर्रम क्या था? कुछ ग्रामों का समूह था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम लोग, वह कौन सा राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर। ठीक, रणथंभौर। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम रणथंभौर में अभियान आरंभ कर दिया, किले पर अधिकार स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान रणथंभौर 1301 ईस्वी में चित्तौड़ पर, 1303 में हमला किया था मालवा पर, 1305 पर गुजरात पर, 1298 ईस्वी एवं 1304 ईस्वी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इसका राय सुरेश नाथ बनर्जी नहीं उपस्थित थे। ठीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई। अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी अनुपस्थित थे। कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, D.A. वाज आदि प्रमुख थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? इसका राइट आंसर है तरगी ने। 1303 में अलाउद्दीन अपनी सेना के साथ चित्तौड़ विजय अभियान पर था। उस समय मंगोल सेनापति तरगी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और इससे विवश होकर अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली पर वापस आना पड़ा, किंतु सेना के अभाव में मंगोल आक्रमणकारी का मुकाबला नहीं कर पाए और दिल्ली के सीकरी किले के अंदर वह अपनी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया। इसके दो माह पश्चात मंगोल पुनः लौट गया। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद कौन सा है? वह उपनिषद है जवालो उपनिषद। हिंदू व्यवस्थाकारों में मानव जीवन को सही क्रम से निर्वाह करने हेतु संपूर्ण मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। यह आश्रम क्रमशः ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम थे। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का वर्णन जवालोपनिषद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? उसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। 1789 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार किया एवं मुगल शासक मोहम्मद शाह को बंदी बनाया। नादिर शाह 57 दिनों तक दिल्ली में रहा एवं वापस जाते समय विश्व प्रसिद्ध तख्ते, तांबे और कोहिनूर हीरो को अपने साथ ले गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46,
क्वेश्चन नंबर 46, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका अर्थ है भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। ठीक। होम रूल आंदोलन का आरंभ 1916 में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना था। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत अपने लिए स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। एनी बेसेंट भारत के उसी प्रकार स्वशासन दिलाना चाहते थे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों में था। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग 47, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? 1765 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। इसके पश्चात बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव एवं मोहम्मद बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार मुगल शासक ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको पृथक किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 49, क्वेश्चन नंबर 49, अहमद शाह ने 1748 में सफदरगंज को किस पद पर नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर साम्राज्य का वजीर। बादशाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य 1748 से 1754 शासन किया। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरगंज को अपना वजीर नियुक्त किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था? इसका राइट आंसर होगा हुगली। भारत के पूर्वी तट पर स्थापित हुगली भारत के डच वाणिज्य केंद्र नहीं था। भारत में डचों ने अपने व्यापारिक केंद्रों निम्न स्थान पर स्थापित किए थे। ठीक। वह थे मछलीपट्टनम, पुलिकट, मछलीपट्टनम में 1605 और पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में और कारीकल में 1645 में, कासिम बाजार पटना और बारसोल में 1658 में। क्वेश्चन नंबर 51, सन 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? टी माधव राव ने की थी। सन 1888 में मद्रास में हुए राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन की अध्यक्षता टी माधव राव द्वारा की गई। राजा साहब तंजौर माधव राव एक भारतीय राजनेता, सिविल सेवक एवं प्रशासक भी थे। इन्होंने 1887 में मद्रास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृति के विद्वान की सहायता से दारा सिकोहा द्वारा तैयार किए गए उपनिषद को फारसी अनुवाद प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर है सिर्रे अकबरी। ठीक, सिर्रे अकबरी। क्वेश्चन नंबर 53, अकबर ने फरजंद का उपाधि किसे दिया था? अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? इसका राइट आंसर होगा राजा मान सिंह को। अकबर द्वारा राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। राजा मान सिंह अपनी साहस, बुद्धिमानी, उच्च वंश के कारण अकबर के विशेष प्रिय थे। उनके इन्हीं कार्यों एवं व्यवहारों से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें फरजंद एवं मिर्जा राजा के नाम से संबोधित करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? इसका राइट आंसर गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप वाघोरा नदी के पास साहित्री पर्वतमाला में स्थित अजंता की पहाड़ियों में शैलाकृत गुफाएं पाई जाती है। इनमें 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 54 के बाद 55। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग 55। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का स्वीकार किया था लखनऊ समझौता में। ठीक,
दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच सिख समझौता संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार किया। इस समझौते के कारण भारत में सांप्रदायिकता की भावना का विस्तार हुआ, जिसकी परिणति अंततः 1947 भारत विभाजन के रूप में सबके समक्ष आई एवं धर्म के आधार पर गठित नवीन देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 56, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? नसरुद्दीन मोहम्मद का। सुल्तानगढ़ी नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। यह कुतुब मीनार से 3 मील दूरी पर स्थित मलकापुर में 1231 में सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण कराया गया था। यह मकबरा आकार में दुर्ग के समान है। क्वेश्चन नंबर 57, बखर। बखर क्या है? इतिहास रचना में वर्णनात्मक साधन। बखर क्या है? इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन को बखर कहा जाता है। ठीक। बखर मराठी गद्य में लिखित ऐतिहासिक आख्यान का एक रूप है। 17वीं से 19वीं सदी के मध्य लगभग 200 से अधिक बखर लिखे गए हैं। दारा सिकोहा को मूल हिंद किसने कहा था? दारा सिकोहा को मूल हिंद औरंगजेब ने कहा था। दारा सिकोहा को औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित किया था। उसने दारा सिकोहा को उदार स्वभाव के कारण उसे मुल्हिद एवं नास्तिक अथवा विधर्मी कहा था। औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में दारा सिकोहा की हत्या करवा दी थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक एवं शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। नागार्जुन कोड़ा, इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन कोड़ा। दक्षिण भारत में स्थित नागार्जुन कोड़ा स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन हुआ है। अर्जुन कोड़ा का विकास इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ था। यहाँ से 9 बौद्ध स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक। लगभग 50 वर्ष पूर्व इसे उत्खनन किया गया था, मतलब खुदाई में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 देंगे हम लोग। ठीक। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उल्लंघन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा मुत्तलक्ष्मी रेड्डी। मुत्तलक्ष्मी रेड्डी भारत की पहली महिला विधायक थी। इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था। ये जीवन भर महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। इनके प्रयासों के कारण ही मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन संभव हो सका था। क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देखेंगे। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका राइट आंसर होगा द्रविड़। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिरों का निर्माण वेसर शैली में हुआ है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थी, नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली। नागर शैली क्या है? हिमालय से बिंद तक फैली हुई है जो नागर शैली है। वेसर शैली जो है बिंद से कृष्णा नदी तक। द्रविड़ शैली कृष्ण से सुदूर दक्षिण तक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ आमाक्त मालदा की रचना की थी? इसका राइट आंसर होगा तेलुगु। विजयनगर महान शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में सुप्रसिद्ध ग्रंथ आमाक्ता मालदा की रचना की थी। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जामवंती, कल्याण एवं उषा परिणय की भी रचना की थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, हम लोग देखेंगे। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? इसका राइट आंसर होगा बिशनदास। प्रख्यात चित्रकार बिशनदास को जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल असल व अबुल हसन को नादिर उल जमात की उपाधि प्रदान की थी। अबुल हसन ने तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ में निम्नलिखित चित्र बनाए थे। तो ये 2013 का सॉल्व पेपर था दोस्तों। ठीक। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का
जिसने, और इसके पहले मैंने पहले वाली वीडियो में 2016 के प्रश्न पत्रों को हल कराया व्याख्या के साथ। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगा। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो कैसे रही। पेपर को टीईटी सामाजिक विज्ञान के पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, करते रहिए। ठीक, अगर ये सेशन पसंद आया आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।